रात के करीब 10 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ घुप अंधेरा पसरा था। सड़कें वीरान थीं, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को थाम लिया हो। मैं और मेरा बचपन का दोस्त अमिताभ गुड़गांव के एमजी रोड से होते हुए गाजियाबाद की ओर जा रहे थे। 4 घंटे की थकाऊ ड्राइव हमारे पीछे थी, बिना किसी ठहराव के। कार का इंजन इतना गर्म हो चुका था कि उसकी गर्मी हमें पैरों तक महसूस हो रही थी। बाहर की ठंडी हवा और कार के भीतर की तपिश ने मिलकर माहौल को अजीब बना दिया था। हम दोनों की आंखें नींद और थकावट से बोझिल हो चुकी थीं, लेकिन रास्ता अभी लंबा था और पेट खाली। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, बस हमारी कार की हेडलाइट्स ही सड़क को रोशन कर रही थी। साइड मिरर में पीछे झांकने पर भी सिर्फ अंधेरा दिखता था, मानो हम किसी ऐसी जगह जा रहे हों जहां से लौटना मुमकिन नहीं। रेडियो से आती धीमी सी आवाज भी अब डरावनी लगने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बस यही सोच रहे थे कि काश कोई ढाबा या दुकान मिल जाए जहां थोड़ी देर रुककर कुछ खा सकें और कार के इंजन को भी आराम दे सकें। लेकिन उस वीरान रात में हर गुजरता मिनट जैसे साजिशें बुन रहा था। हमारी हालत अब भूख के मारे खराब होने लगी थी। पेट में कुछ न होने के कारण चक्कर से आने लगे थे। रास्ते में कोई दुकान, कोई चाय की गुमटी, यहां तक कि कोई जलता हुआ बल्ब भी नजर नहीं आ रहा था। वीरानी ऐसी थी कि अगर किसी जानवर की भी आहट होती तो दिल उछलकर हलक तक आ जाता। हम दोनों की नजरें बेताबी से सड़क के दोनों ओर घूम रही थीं। कहीं कोई ढाबा दिख जाए जहां से कुछ खाकर जान में जान आए और रेडिएटर को भी राहत मिल जाए। करीब 15 मिनट और निकल गए होंगे, तभी दूर अंधेरे में एक टिमटिमाती सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी बहुत धीमी थी, मानो कोई तेल का दिया बुझने के कगार पर हो। लेकिन हमारे लिए वो रोशनी किसी वरदान से कम नहीं थी। जैसे ही हम करीब पहुंचे, एक कच्चा ढांचा नजर आया, ढाबे जैसा कुछ। ढाबा एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बना था और सामने चूल्हे पर तवे में रोटियां सेंकी जा रही थीं। रोटियों की खुशबू दूर तक फैल रही थी और हमने कार धीमी कर ली। जैसे ही हम कार से उतरे, आंखें एक पल को ठिठक गईं। दूर से जो औरत रोटियां बेलती दिख रही थी, एक बुजुर्ग महिला, वो अब एक जवान बेहद खूबसूरत लड़की में बदल चुकी थी। उसका रंग गोरा, बाल खुले हुए और आंखों में अजीब चमक थी। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने चुपचाप अमिताभ को कोहनी मारी और धीमे से कहा, भाई, वो औरत अचानक लड़की कैसे बन गई? अमिताभ ने हंसते हुए टालने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर कुछ खटक रहा था, मानो यह सब सामान्य नहीं है। मैंने फिर से पूछा, क्या तूने भी देखा कि वह पहले बूढ़ी थी? अमिताभ ने मुझे आंखें दिखाते हुए कहा, लगता है तूने आज कोई हॉरर फिल्म देख ली है। ये ढाबे हैं, यहाँ माँ बेटी काम करती होंगी। ज्यादा सोच मत, पेट भरने दे पहले। लेकिन मेरा मन अब वहां से हट नहीं रहा था। एक सुंदर लड़की, सुनसान रात, वीराना इलाका और रहस्यमयी ढाबा, ये सब कुछ हद से ज्यादा अजीब था। हम दोनों एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। लड़की तवे पर रोटियां पलटते हुए मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह सब कुछ जानती हो। मैंने हाथ धोने का बहाना बनाकर ढाबे के पीछे की ओर जाना शुरू किया। चारों ओर झांकने पर समझ आया कि वहां और कोई नहीं था। कोई दूसरा इंसान नहीं, ना कोई महिला, ना कोई रसोइयां और ना ही कोई बर्तन या राशन की थैली। पूरा ढाबा अजीब तरह से साफ सुथरा और सुनसान था, जैसे कोई असली ढाबा हो ही नहीं। मैं जल्दी से लौटकर अमिताभ के पास गया और कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, कोई और नहीं है इस जगह पर। लेकिन वह अब भी मेरी बात को मजाक समझ रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर उसका एक पुराना दोस्त था, जिसने जब हमारी लोकेशन सुनी तो उसकी आवाज में घबराहट आ गई। उसने कहा, एमजी रोड पर रात में रुकना बहुत खतरनाक होता है। वहां ईंटों की भट्ठी के पास तो कोई ढाबा ही नहीं है, वहां तो पुराना कब्रिस्तान है। अमिताभ के चेहरे से जैसे सारी रंगत उड़ गई। उसकी आंखें फैल गईं और होंठ कांपने लगे। उसने कांपती आवाज में मुझसे कहा, तू सही कह रहा था यार, ये जगह वाकई में अजीब है। उसका हाथ अब भी फोन थामे हुए था, लेकिन उस पर पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। हम दोनों ने एक साथ उस ढाबे की ओर देखा। अब वहां की रोशनी कुछ ज्यादा ही पीली और डरावनी लग रही थी। वो लड़की अब भी हमें देख रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कोई इंसानी भाव नहीं था। वह मुस्कान जैसे हमारी आत्मा को चीरने के लिए काफी थी। हमें समझ आ गया था कि अब वहां एक पल भी रुकना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अब अमिताभ की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने देखा कि वह धीरे धीरे कांपने लगा है। अब उसे भी लगने लगा था
कि मामला असामान्य है। मैंने तुरंत कहा, अब बहस करने का समय नहीं है, चल भागते हैं यहां से। जैसे ही हम उठे, वह लड़की अब हमें घूरने लगी थी। उसकी आंखों में वो मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक गुस्सा और ज्वाला थी। उसकी आंखें अब अंगारों की तरह दहक रही थीं और चेहरा एक डरावने बदलते रूप में तब्दील होने लगा। पहले उसकी त्वचा झुलसी हुई सी लगने लगी, फिर होंठ फटने लगे और गाल पिचक गए। कुछ ही पलों में वह लड़की एक बूढ़ी, भयावह और असहनीय रूप वाली भूतनी में बदल चुकी थी। उसके बिखरे हुए लाल बाल हवा में लहराने लगे और उसकी सांसों से जैसे जलती हुई राख निकल रही थी। वह एक अजीब सी गुर्राहट के साथ हमारी ओर बढ़ी, मानो पल भर में हमें चीर फाड़ कर खा जाएगी। हम दोनों की रूह जैसे शरीर से बाहर निकलने को थी। मैं अमिताभ की बांह खींचते हुए चिल्लाया, भाग, वरना जान से हाथ धो बैठेंगे। अचानक ही वह लड़की फिर से उसी बूढ़ी औरत में बदल गई, लेकिन इस बार वह बुढ़िया पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा विकृत था, नाक की जगह एक बड़ा काला छेद, आंखें लाल और अंदर की तरफ धंसी हुई, बाल बिखरे और लाल जैसे खून में रंगे हों, और चेहरा ऐसा कि देखने भर से रूह कांप जाए। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया और हमारी ओर झपटने लगी। हमने किसी तरह हिम्मत जुटाई, दौड़कर कार में बैठे और अमिताभ ने गाड़ी स्टार्ट की। हम जितनी तेजी से गाड़ी दौड़ा सकते थे दौड़ाई, लेकिन पीछे देखा तो वह भूतनी हवा में उड़ती हुई हमारे पीछे दौड़ रही थी। उसका शरीर जमीन से 1 फुट ऊपर था और वह हमारे पीछे लगभग आधा किलोमीटर तक पीछा करती रही। उसकी चीखें अब भी हमारे कानों में गूंज रही थीं। हमारी सांसें अटक रही थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो सीने को फाड़कर बाहर निकल जाएगा। कार की हेडलाइट्स जंगल के पेड़ों को काटती हुई आगे बढ़ रही थी और पीछे रियर व्यू मिरर में वो डरावनी छाया अब धुंधली होने लगी थी। लेकिन उसकी वो चीखें मानो कार की खिड़कियों से होकर सीधे हमारे दिमाग में घुस रही थीं। अमिताभ का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके हाथों की उंगलियां स्टीयरिंग पर इतनी कस गई थीं कि जैसे लकवाग्रस्त हो गई हूं। मैं बस खामोशी से बैठा था, खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि हम उस रात से, उस डर से वाकई बच निकले हैं। आखिरकार वह डरावनी छाया पीछे छूट गई। हमारी कार जंगल से निकलकर अब एक खुले हाईवे पर दौड़ रही थी, लेकिन दिल की धड़कनें अब भी कांप रही थीं। जैसे ही हमने थोड़ी राहत की सांस ली, अमिताभ ने धीरे से ब्रेक पर पैर रखा और कार थोड़ी धीमी की। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हमारे चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन अब उनमें डर की बजाय बच जाने की राहत भी थी। हमारी आंखों में जैसे एक अघोषित समझ थी। वो एक भूतिया रात थी जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और चुपचाप एक दूसरे से वादा किया, अब कभी भी एमजी रोड पर रात में सफर नहीं करेंगे, चाहे कैसी भी मजबूरी क्यों ना हो। और सबसे अहम बात, अब से हम किसी भी अनजान ढाबे की रोटियां नहीं खाएंगे, चाहे भूख हमारी रूह तक को कचोटती क्यों ना हो। उस रात ने हमें सिर्फ डर नहीं दिया, बल्कि सिखाया कि हर रोशनी उम्मीद की नहीं होती। कुछ रोशनियां मौत के दरवाजे की घंटियां होती हैं, जो दिखती तो आम हैं, लेकिन भीतर से किसी भयानक रहस्य का हिस्सा होती हैं। हम दोनों काफी देर तक चुप थे। कार की हेडलाइट्स सामने की सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन हमारे जहन में अब भी वही डरावना चेहरा घूम रहा था। दिल की धड़कनें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, लेकिन आंखों में वह लाल बालों वाली औरत की छवि बार बार कौंध जाती थी। सड़क पर हर मोड़, हर झाड़ी अब शक की नजरों से देखी जा रही थी। कोई परछाई हिलती तो लगता फिर से वही भूतनी पीछा कर रही है। अब हमारी कार में न कोई हंसी थी, न कोई मजाक, सिर्फ सन्नाटा और डर की हल्की सरसराहट। गाजियाबाद पहुंचने में अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन अब हर मिनट एक पहाड़ जैसा लग रहा था। हमने कार का म्यूजिक सिस्टम भी बंद कर दिया था, क्योंकि कोई भी आवाज अब चौंका देने वाली लगती थी। रास्ते भर हम सिर्फ भगवान का नाम लेते रहे और मन ही मन सोचते रहे कि अगर हम उस ढाबे पर 1 मिनट और रुक जाते तो शायद कभी लौट ही न पाते। उस रात ने हमें एक सबक दिया था, हर भूख को मिटाना जरूरी नहीं होता और हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती। उस रात की सच्चाई हमने किसी से नहीं कही, क्योंकि कौन यकीन करता कि रोटियों की सौंधी खुशबू भी मौत की दावत हो सकती है।